हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये जो हम लाए हैं आपके लिए पेडागॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन है पेडागॉजी के, और इसमें से बहुत से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो अंततः पूरा एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पेपर में फंस सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और जितने भी साथी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना कोई देरी किए। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि लिखा है शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है। तो आपके जो शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं। और याद रखना, ये फीमर जो होती है वो जांघ में होती है, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? जांघ की, जिसे हम फीमर कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन लिखा है शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम। देखिए, बड़ी अगर पता चल गया तो छोटी भी पता होनी चाहिए। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज। ये कान की हड्डी होती है, ये कान की हड्डी होती है। यहाँ से यह भी पॉइंट याद रखना कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है। और ये जो पाई जाती है भैया मेरे, कान में पाई जाती है। क्लियर है ना? ये कान में पाई जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है। तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़े की होती है, और जिसका नाम मंडीबल होता है, जिसका नाम मंडीबल होता है। कभी आपने देखा होगा कि जिसका कई बार होता है, किसी का अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसकी जबड़ा टूट जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये इतनी जल्दी से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो होती सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। क्या नाम है? मंडीबल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। याद रखना, गुलाबी नहीं होता है, हल्का गुलाबी होगा। और यहाँ से एक बात और, एक पॉइंट और उठता है, वो भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो रंग है बच्चे का, अस्थाई रंग है जो त्वचा का, वो कितने दिन बाद होता है। तो 15 दिन बाद त्वचा अस्थाई रंग ले लेती है। जिस त्वचा जिस रंग की होगी वो 15 दिन बाद अपना अस्थाई कलर ले लेगी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है ना। और यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखना कि जो मांसपेशियाँ होती हैं वो 650 होती हैं। मनुष्य के शरीर में 650 मांसपेशियाँ होती हैं। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना। क्लियर ना। 18 से 20 घंटे नवजात शिशु सोता है, परंतु 2 घंटे में उठकर वो अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अगला नंबर क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो जो बालक का विकास है 6 वर्ष तक 90% हो जाता है भैया। टोटल 10% बचता है, इसका विकास आगे होता है, लेकिन 90% जो विकास होता है वो 6 साल की अवस्था में ही हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत कम हो जाता है। तो कम होने कितने प्रतिशत हो जाता है, तो 10 वर्ष तक उसका 95% हो जाता है। अगर 6 वर्ष तक पूछेगा तो याद रखना 90%, और अगर 10 वर्ष तक पूछेगा तो याद रखना 95%। 95 पूरा परसेंट विकास हो जाता है बच्चे का 10 वर्ष तक। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं। तो जो बाल्य अवस्था है उसमें बालक की हड्डियां 350 होती, लेकिन याद रखना ये बालक की बाल्य अवस्था में होता है 350। अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पूछेगा तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है ना, 206 हड्डियां होती हैं। क्लियर। और बाकी इसके बालक के भी शरीर में 206 हड्डियां होंगी, बचेंगी, लेकिन वो जब बाल्य अवस्था में होता है तब उसके शरीर में 350 हड्डियां होती हैं। धीरे धीरे वो जब यौवनावस्था में पहुंचने लगता है तो उसकी हड्डियां गलने लगती हैं, तब वहां से जाकर 206 हड्डियां बचती हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। तो वो राज्य है आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, वहां पर अधिनियम 2009 का विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस राज्य को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन अब वो हटा दिया गया। आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल 37 हटा दिया है वहां से। अब जो उसको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था वो दर्जा अब खत्म हो चुका है। क्लियर है ना।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको 25%। क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जो 25 से कम उम्र वाला बालक होता है, कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक, वो भैया आपका जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो साथ में आप लोग नोट भी करते हुए चलिए। वैसे इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा, यौन यदि समस्त जीवन को नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा था? तो यह रॉस ने कहा था कि यौन यदि समस्त जीवन को नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। तो किशोरावस्था को मूल तत्व यमन है, यह किसने कहा था? तो ये रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। क्लियर। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक यह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा सर्वज्ञता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हेमिंगहर्स्ट का। किसका? हेमिंगहर्स्ट का ये तुम्हारा कथन है। ठीक है ना। अच्छा, कुशाग्र बुद्धि का मतलब जानते हो? जिसके कम दिमाग हो, जिसके कम दिमाग हो, याद रखना, जिसके कम दिमाग हो। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा, पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? तो यह तुम्हारा सिरिल बर्ट ने कहा। किसने कहा? सिरिल बर्ट ने कहा है। ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है सीटेट की दृष्टि से, और इसमें से लगभग क्वेश्चन जो हैं ये पिछले साल पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन पिछले लगभग साल पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कहा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? मनोवैज्ञानिक का है। तो वो भैया थे आपके वैलेंटाइन। कौन था? वैलेंटाइन। अब यहाँ से वैलेंटाइन डे मत समझ लेना भैया, ये वैज्ञानिक है वैलेंटाइन। हाँ, कि कह दो सर जी वैलेंटाइन डे, याद भी रख सकते हैं इसको वैलेंटाइन डे से। बहुत ही अच्छा कतई भैया समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए यस सर। 16 नंबर, यह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। या किसने कहा? तो यह हिली ने कहा था। किसने कहा था? हिली ने। कि जो बालक समाज द्वारा जो आचरण का पालन नहीं, यानी समाज में जो आचरण बनाए गए हैं अगर उनका पालन नहीं करता है तो वह क्या कैसा होता है? किसने कहा था? तो वह हीली ने कहा था। किसने कहा था? हीली ने कहा था। क्लियर है ना। वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहुंचते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भाई, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत को। इसको बहुतत्व सिद्धांत को बुद्धि के सिद्धांत यानी बालू का ढेर कहा जाता है। क्लियर है ना। पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो PDF से नोट्स जरूर बना लेना। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लेवेटर को है। यह कथन लेवेटर का है कि जो व्यक्ति है अगर उसकी बुद्धि का अंदाजा लगाना है तो उसके चेहरे को देखकर मैं बता सकता हूँ। यह कहा है लेवेटर ने। किसने कहा? लेवेटर ने। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया था। किसने दिया था? तो यह कथन टर्मन योम ओडन ने दिया था। टर्मन योम ओडन ने दिया था कि जो प्रतिभाशाली बालक होगा वह अपने उत्पादन की दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होगा। ये कहा था टर्मन और ओडन ने। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जो 12 वर्ष तक के बालक होते हैं उनके मस्तिष्क का भार भैया 1260 ग्राम होता है। यहाँ से क्वेश्चन और भी याद रखना
कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। अब यहाँ से एक पॉइंट आप याद कर लेना, लगभग में 1.5 kg होता है स्वस्थ मनुष्य का मस्तिष्क का भार। 1.5 kg का मतलब 1.5 किलो होता है, ठीक है ना। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आप चीज अच्छे से जानते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उत्तर हो जाएगा 206 हड्डियां होती, जबकि बालक के जन्म के समय में 270 हड्डियां होती हैं। जो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती हैं। क्लियर है इतना? बोलो क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो कि मैं 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है। बालक के विकास की दशा कैसी होती है, तो सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन निकल के आते हैं। पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से निकल के आएंगे। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा का पूरा अंत तक जरूर देखना वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो हैं आपके सिंघम डफ्रायड। सिंघम डफ्रायड हैं आपके विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं आपके सिंघम। अजय देवगन ना समझ लेना, हाँ सिंघम है भैया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, यानी कि तूफान की अवस्था किससे जाता है, तो उसे किशोरावस्था को किया जाता है, कहा जाता है। याद रखना, अगर किशोरावस्था को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो भैया हम तूफान अवस्था भी कह सकते हैं। मजा आ रहा है ना वीडियो में मजा आ रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा। अभी आपने देखा कि किशोरावस्था को तूफान अवस्था कहा जाता है, लेकिन ये किसने कहा, तो ये स्टेनले हॉल ने कहा। स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को तूफान अवस्था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो आपके कोहल वर्ग ने दिया। किसने दिया? कोहल वर्ग ने दिया मेरे दोस्त, कोहल वर्ग ने। अगला 28 नंबर, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था वो आपका मैक्यूडनल ने दिया था। 4 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, याद रखना। मैक्यूडनल ने आपको 4 प्रवृत्तियां बताई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसने कितनी प्रवृत्तियां बताई थी, तो 4 प्रवृत्तियां बताई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग क्या है। संवेग क्या है, तो ये विज्ञान वाला संवेग मत समझ लेना। मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, संवेग दशाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। संवेग दशाएं हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है आपके कार्ल रोजर ने। किसने दिया है? कार्ल रोजर ने। 31 नंबर क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं कब, जब बच्चा किसी चीज को तार्किक रूप से मन में विचार करके कल्पना करके सोचता है, उसे हम लोग मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 32, कह रहा है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो अपचारी चिंतन से रिलेट करता है। हमारा सृजनात्मक मुख्य रूप से अपचारी चिंतन से रिलेट करता है, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होता है। चिंता करना अनिवार्य रूप से क्या होता, तो संज्ञानात्मक गतिविधि होती है आपकी चिंतन करना। चिंतन करना संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, या कथन किसका है, तो यह कथन आपका क्रो और क्रो का है। किसका? क्रो और क्रो का है। याद रखना, क्रो और क्रो, क्रो माने कावा नहीं होता है। हाँ 35 नंबर
कह रहा चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंता है तो उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो उसे हम लोग तार्किक चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहते हैं। क्लियर है ना? तार्किक चिंतन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो जो पियाजे ने बताया था कि जो बच्चे होंगे वो 7 साल तक तार्किक का प्रभाव कर सकते हैं, 7 साल तक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 7 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है भाई बताओ जरा सा। तो हो जाएगा आपका तर्क की। किसकी? तर्क की हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है मेरा, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? यानी कि जब लड़का जो होता है इसका जन्म होता है बच्चे का, तो कितने वर्ष बाद वो चिंता करने लगता है? तो वो 2 वर्ष बाद चिंता करने लगता है। ठीक है ना? 2 वर्ष बाद चिंता करने लगता है। अगला जो है आपका पॉइंट 39 नंबर कह रहा है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो वो हो जाएगा आपका आंतरिक कारक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंतरिक कारक हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं? तो कहते हैं वंशानुक्रम, जो वंश से बराबर चलते रहें, जो क्रम से चलते रहें। जैसे कि आप, अब आपके बाद आपके बेटे होंगे, आपके बेटे के बेटे होंगे, ऐसे करके जो क्रम से चलता रहे उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन पूरा हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना? अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो जब परिवर्तन पूरा हो जाए, यानी कि जब परिवर्तन पूरा हो जाएगा व्यवहार में, तब मेरी अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है? अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरा 42 नंबर कह रहा है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मनोविज्ञान का जनक हम लोग सिगमंड फ्रॉइड को कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को कहते हैं मनोविज्ञान का जनक। क्लियर है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंधों के लिपि जो हैं इनके जनक लुई ब्रेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुई ब्रेल को कहा जाता है अंधों की लिपि के जनक। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 44 नंबर कि अंधों के लिए लुई ब्रेल की कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि का उत्पादन ये किसने किया? लुई ब्रेल ने। और लुई ब्रेल ने क्या किया था? अंधों की लिपि का खोज किया था, उसके जनक है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता? नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता? तो वो भैया आपका मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। किसको? मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है नर्सरी पद्धति के जनक। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका LKG UKG पद्धति के जनक हैं। तो LKG UKG पद्धति के जनक वो आपके फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं आपके LKG और UKG पद्धति के जनक। अगला क्वेश्चन का नाम आपका 46 नंबर की जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो थे आपके स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा कि जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे थे तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे, कि जो लोग सोचते हैं उनके ये समर्थक थे। ठीक है ना? 49 क्वेश्चन कह रहा है कि स्कीमा सिद्धांत का जनक किससे माना जाता? तो स्कीमा सिद्धांत का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। वैसे जीन पियाजे के कुछ सिद्धांतों के ऊपर रमन सर ने एक प्रॉपर वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को वॉच करिए पूरा का पूरा, ताकि जीन पियाजे के लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस न होने पाए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं 1 पुत्र पर जीन पियाजे ने अपना जीन पियाजे प्रयोग किया था। क्लियर है इतना? तो साथियों ये कुछ हमारे पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी से क्वेश्चन बार बार पेपर में निकल के आते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे